साथियों नमस्कार। उद्योग धंधा बाय आलोक सिंह चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। साथियों, बहुत सारे युवाओं का कहना यह है कि सरकारी योजनाएं तो बहुत अच्छी हैं, समय समय पर कई योजनाएं सरकार द्वारा प्रारंभ भी की जाती है, लेकिन बैंक प्रकरण की स्वीकृति नहीं करते, बैंक से प्रकरण हमारे स्वीकृत नहीं होते। तो आखिर इन योजनाओं का क्या मतलब हुआ? आज मैं आपको उन उपाय के बारे में बताने वाला हूं जिससे आप अगर सही तरीके से परिचित हो जाते हैं तो बैंक आसानी से ऋण प्रकरण की स्वीकृति कर सकते हैं। तो चलिए हम विस्तार से इन उपायों के बारे में जानते हैं और सफल उद्यमी बनते हैं। शासन द्वारा उद्यम स्थापना की प्राथमिकता को ध्यान में रखकर कई प्रकार की स्वरोजगार योजनाएं प्रारंभ की जाती है, जिसमें से हम युवा उत्साहित होकर तुरंत बैंक में आवेदन करते हैं अपने प्रकरण को लेकर। आपको बता दूं कि बैंक में भेजे गए प्रकरण में से 1:10 का अनुपात होता है, यानी कि अगर 100 केस बैंक गए हुए हैं, 100 प्रकरण बैंक के पास हैं, तो उसमें से मात्र 10 प्रकरण ही बैंक द्वारा स्वीकृत किए जाते हैं और 90 प्रकरण अस्वीकृत कर दिए जाते हैं। ये 90 प्रकरण जो अस्वीकृत कर दिए जाते हैं, ये बड़े ही गंभीरता का विषय है, चिंता का विषय है। उन युवाओं का पैसा और समय दोनों बर्बाद होता है। इसके साथ साथ उन 90% युवाओं द्वारा पूरे मार्केट में हमारे आसपास एक भ्रम और भ्रांतियां पैदा होना शुरू हो जाती हैं कि बैंक हमारी बात सुनते नहीं है, बैंक हमारी बात पर गौर नहीं करते, हमारे प्रोजेक्ट को स्वीकृति नहीं करते हैं। यही दूसरी ओर अगर बैंक अधिकारियों द्वारा चर्चा किया जाता है तो युवाओं को उस प्रोजेक्ट के संबंध में कुछ ही नहीं पता है। इसके साथ साथ वो ऐसे प्रोजेक्ट को लेकर आते हैं जिनकी आज डिमांड नहीं है, वो मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो आज मैं कुछ ऐसे बिंदुओं पर चर्चा करने वाला हूं कि आप अच्छे तरीके से तैयारी कर लेते हैं, परिपूर्ण होते हैं, तो 100% बैंक आपके प्रकरण की स्वीकृति कर सकती है, कर देंगी। तो चलिए बिंदुवार चर्चा करते हैं कि आखिर आप में और आपके प्रोजेक्ट में बैंक द्वारा क्या देखा जाता है। नंबर 1, क्या आपके अंदर सफल उद्यमी के गुण विद्यमान है कि नहीं है। आपका प्रकरण या आप स्वयं जब बैंक जाते हैं तो बैंक अधिकारियों द्वारा आपके अंदर ये गुण देखा जाता है। इस कारण से बैंक अधिकारी अधिकांशतः ये कहते हैं कि आज नहीं आप कल आइए, कल नहीं आप परसों आइए, परसों नहीं आप नरसों आइए। 4 बार अगर बैंक अधिकारी द्वारा ये कह दिया जाता है तो 90% युवक यहीं फेल हो जाते हैं, इस प्रथम परीक्षा में ही फेल हो जाते हैं, क्योंकि बैंक को ये पता है अगर उद्यमी के अंदर उद्यम चलाने की क्षमता होगी, उद्यमिता का गुण होगा, तो धैर्य अवश्य उसके अंदर होगा। क्योंकि उद्यमिता का गुण में आपकी धैर्य, आपका सहनशीलता, आप में नए प्रोजेक्ट चलाने की क्षमता, क्या आपके अंदर सफल उद्यमी की चाह है, क्या आप जोखिम लेने की क्षमता रखते हैं, क्या आपके अंदर सकारात्मक रवैया है कि नहीं है, उद्यम के प्रति आपका सकारात्मक रवैया है कि नहीं है, सूचनाओं को एकत्रित करने वाले व्यक्ति हैं कि नहीं है, बैंक द्वारा ये देखा जाता है और यही उद्यमिता के गुण होते हैं। बैंक आपको इतने में परख लेती है और आपको ये ध्यान रखना है कि आपके अंदर अगर उद्यम चलाने की क्षमता विद्यमान है तो उद्यमिता के गुण है, अगर नहीं है तो इसे आसानी से विकास किया जा सकता है। नंबर दूसरे बिंदु की बात करता हूं कि बैंक अधिकारियों द्वारा यह देखा जाता है कि आपके अंदर प्रबंधकीय गुण है कि नहीं है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि उद्यम को आगे बढ़ाने के लिए, ऊंचाई तक पहुंचने के लिए आप सारे कार्य स्वयं नहीं करते हैं, बहुत सारे कार्य आप अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के माध्यम से करवाते हैं, तब जाकर उन ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं जहां तक आपने ख्वाब देख रखा है, जहां तक आपने का टारगेट बना हुआ है। तो क्या आपके अंदर प्रबंधकीय गुण है, क्या कर्मचारियों को एकत्रित करने की क्षमता है, अपने कार्य को कराने की, बड़े प्यार से कराने की आपके अंदर क्षमता है, क्या आपने अपना कोई टारगेट बना रखा है,
टारगेट का आपका क्या माध्यम है और इसके साथ साथ आपकी ब्रांडिंग मार्केटिंग किस प्रकार की है और आप किस तरह से कार्य को रिव्यू करते हैं, ये बैंक द्वारा देखा जाता है। अगर आपके अंदर ये गुण नहीं पाए जाते हैं तो बैंक द्वारा प्रकरण को अस्वीकृत भी कर दिया जाता है। इसलिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपके अंदर प्रबंधकीय गुण मौजूद हों। नंबर तीसरे बिंदु की मैं बात करता हूं, क्या आप इकाई के पहलुओं को अच्छे तरीके से समझते हैं कि नहीं। बैंक अधिकारियों द्वारा, फील्ड ऑफिसरों द्वारा ये देखा जाता है कि आप इकाई से कितने परिचित होते हैं, क्योंकि अगर छोटे उद्योग आपके पास हैं, छोटे प्रोजेक्ट आप चलाने वाले हैं, तो ये आपको जानना जरूरी होता है कि आप इकाई के विभिन्न पहलुओं को जानते हैं कि नहीं। अगर आपने कहीं से प्रशिक्षण ले रखा है या आप तकनीकी योग्य हैं या आप कहीं से अनुभव ले रखे हैं, कहीं कार्य कर रहे थे, तो मशीनरी को बहुत अच्छे तरीके से आप चलाएंगे और उसको आप समझते हैं। लेकिन बहुत सारे हमारे युवा ऐसे होते हैं जिनको ना तो मशीनरी का ज्ञान होता है, ना ही संबंधित उस प्रोजेक्ट को चलाने का एक भी अनुभव होता है और ना ही कहीं से वो प्रशिक्षण लिए होते हैं। तो होता क्या है, बैंक ये ध्यान रखती है कि जब सामने वाले उद्यमी के अंदर ना तो अनुभव है, ना कहीं से इन्होंने प्रशिक्षण ले रखा है, तो आखिर कैसे ये इस प्रोजेक्ट को आगे चलाएंगे। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, जिस प्रोजेक्ट को आप लगाने वाले हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से परिचित होइए, उनके पहलुओं को आप जानिए। हो सके तो कहीं ना कहीं आप प्रशिक्षण लीजिए या आप संबंधित उस इकाई के लिए कहीं पर कार्य कर लीजिए, ताकि अच्छा खासा अनुभव आपके पास हो। ऑन जॉब वर्क जिसको कहते हैं, आप इसको करिए, क्योंकि आपका भविष्य है जिस पर आप काम करने वाले हैं। नंबर चौथे बिंदु की बात करता हूं कि बैंक द्वारा यह देखा जाता है कि आपका चाल चलन किस तरीके का है। जब हम प्रोजेक्ट लेकर जाते हैं तो बैंक से हम मिलते हैं। बहुत सारे युवा ऐसे होते हैं, जब बैंक जाएंगे तो उनके मिलने का तरीका, बात करने का तरीका बिल्कुल ही आकर्षक नहीं होता है, बैंक अधिकारी को वो प्रभावित नहीं कर पाते हैं। इसके साथ साथ ये आसपास भी पता चलता है कि सामने वाला व्यक्ति, युवा किस तरीके का है, उसका व्यवहार कैसा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं का भी लोन लेकर उसने आज तक चुकता ना किया हो, आसपास के माहौल से भी पता चल जाता है। इसलिए बैंक द्वारा आपके चाल चलन को भी अच्छे तरीके से देखा जाता है। नंबर 5वें बिंदु की मैं बात करता हूं कि बैंक देखती है पारिवारिक पृष्ठभूमि। असल में क्या है कि बैंक को जब ऋण देना होता है तो वो गौर करती है कि आपके परिवार में क्या पहले से कोई उद्यम स्थापित है, उद्यम चला रहे हैं कि नहीं। क्योंकि बैंक अपना पैसा देने से पहले ये सिक्योर होना चाहती है कि व्यक्ति को पूर्णतः अनुभव है, परिवार से उनको सहयोग मिलने वाला है। क्योंकि होता अक्सर ये है कि प्रथम पीढ़ी के व्यक्ति का परिवार से सहयोग बहुत कम होता है। हमारे आसपास ऐसे लोग नहीं होते, ऐसे माहौल नहीं होता कि उद्यम स्थापना में लोग आपकी मदद कर पाए, नात रिश्तेदार आपकी मदद कर पाए। इसलिए बैंक ये ध्यान रखती है कि आपका पारिवारिक पृष्ठभूमि किस तरह का है। लेकिन अगर आपके अंदर उद्यमिता की क्षमता विद्वान है, उद्यमिता के गुण हैं, प्रोजेक्ट के पहलुओं को समझते हैं, तो प्रथम पीढ़ी के भी व्यक्ति हैं, तो भी बैंक आपके प्रकरण को स्वीकृति करती है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। नंबर 6वें बिंदु की बात करता हूं, आपका क्रेडिट स्कोर क्या है। मैं इस बिंदु पर बार बार बात कर रहा हूं। अगर आपने कहीं से भी ऋण ले रखा है, आपके घर में ऐसे व्यक्ति हैं या ऋण लेकर पैसा जमा नहीं किए हैं, दो बिंदु है। नंबर 1, अगर आपने कहीं से ऋण ले रखा है और आपने चुकता नहीं किया है, आपका ऋण चल रहा है, तो भी आपको इस प्रोजेक्ट के लिए स्वीकृतियां नहीं मिलती हैं। नंबर दूसरा ये है, अगर आपने कहीं से ऋण ले रखा है और आपने अभी तक डिफॉल्टर घोषित हो चुके हैं, आपने ऋण जमा नहीं किया है, एनपीए है,
तो भी बैंक उस प्रोजेक्ट के लिए सेंक्शन नहीं करती है। हमारे प्रकरण अस्वीकृत होते हैं, इसलिए हमारा क्रेडिट स्कोर अच्छा होना चाहिए, हमारा क्रेडिट बेहतर हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है, तब जाके बैंक स्वीकृति करती है। डिफाल्टर व्यक्ति को कोई स्वीकृत नहीं करता है। तो आपको कभी भी अपने क्रेडिट को खराब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ये अच्छी तरीके से समझिए, उद्यम को बहुत आगे तक ले जाने के लिए आपको कहीं ना कहीं बैंक का सहारा लेना ही पड़ता है। बैंक का सहारा हर व्यक्ति लेता है, उद्यम को स्थापित करता है, संचालित करता है। इसलिए आप कभी भी अपने क्रेडिट को खराब कभी मत करिएगा। नंबर 7वें बिंदु की मैं बात कर रहा हूं कि आपके प्रोजेक्ट की संभावनाएं कितनी होती हैं। असल में होता क्या है कि जो प्रोजेक्ट हम बैंक में जमा करते हैं, जो प्रोजेक्ट हम बैंक में देते हैं, उसका हम कभी भी मार्केट रिसर्च नहीं करते। किसी और के बनाए हुए प्रोजेक्ट को सीधे ले जाकर हम बैंक में जमा कर देते हैं। जबकि साथियों, जिस प्रोजेक्ट को आप लगा रहे हैं उसमें आपको कम से कम 3 महीने का मार्केट रिसर्च करना होता है, बाजार सर्वेक्षण करना होता है। लेकिन ना तो हम बाजार सर्वेक्षण करते हैं, ना स्थल का सही सर्वे किए हुए होते हैं, कच्चे माल का सर्वे नहीं किए होते हैं, आपकी मशीनरी का सर्वे नहीं करते हैं, हमारे मांग और पूर्ति का सर्वे नहीं करते हैं, और बताए हुए प्रोजेक्ट को सीधे ले जाकर हम बैंक पहुंच जाते हैं। आप इस बात को ध्यान रखिए कि आपके प्रोजेक्ट की संभावनाएं क्या होती हैं। बहुत सारे उद्यमी ऐसे होते हैं कि हमारे आसपास देखे गए प्रोजेक्ट को, यूनिटों को, उसी प्रोजेक्ट को लगाने को तैयार हो जाते हैं। बैंक अधिकारी द्वारा यह देखा जाता है कि जो संबंधित प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है उसकी मांग क्या है। उदाहरण स्वरूप, अगर आपके क्षेत्र में फ्लैक्स प्रिंटिंग मशीन लगी हुई है, फ्लैक्स प्रिंटिंग का कार्य चल रहा है और आपने भी वही प्रोजेक्ट लगा रखा है, बैंक ने फ्लैक्स प्रिंटिंग के कई केस को स्वीकृति किए हुए हैं और आपने भी लगा दिया, तो बैंक तुरंत मना कर देगी, बैंक अस्वीकृत कर देगी, क्योंकि बैंक को ये मालूम है, बैंक अधिकारी को ये मालूम है कि ये प्रोजेक्ट चलने वाला नहीं है। मार्केट में प्रतिस्पर्धा बहुत होगी, मांग के हिसाब से जो है पूर्ति हमारे पास ज़्यादा हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं डिमांड घटेगा और हम उस प्रतिस्पर्धा के भाग से हम पीछे हो जाएंगे, हार जाएंगे। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपके आसपास जो प्रोजेक्ट संचालित नहीं है, जो यूनिट नहीं चल रहा है, जो डिमांड है, उसका आप प्रोजेक्ट बैंक में लगाइए। नंबर 2 बिंदु की बात करता हूं। बहुत सारे युवा ऐसे होते हैं जो ऐसे बैंक में प्रोजेक्ट लगाते हैं जहां पर वो कहीं उच्च तकनीकी का कहीं पर देख के आ गए हैं और उनको लगता है कि हमारे जिले में ये प्रोजेक्ट चलने वाला है। उदाहरण स्वरूप मैं बात करता हूं, पर देखिए 3D प्रिंटर। 3D प्रिंटर की तकनीकी आपको देखने में बड़ी अच्छी लगेगी। बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो इनको ये लगेगा कि 3D प्रिंटर लगा लेने से हमारा मार्केट बहुत अच्छा बनेगा, लेकिन वास्तविकता अगर आप देखेंगे, अपने क्षेत्र में उस डिमांड को देखेंगे, तो अभी 3D प्रिंटर की मांग नहीं है। बहुत सारे युवा ऐसे करते हैं कि अपने क्षेत्र में कोई भी प्रोजेक्ट उनको लगता है कि हमारे जिले में नहीं है और उसको लगाने को तैयार हो जाते हैं। इस पर आपको गौर करना है कि आखिर यहां पर वो प्रोजेक्ट क्यों नहीं लगा है, क्या उस प्रोजेक्ट का मांग है कि नहीं है। ये बैंक द्वारा देखा जाता है। बैंक द्वारा स्थल का चयन, मार्केट सर्वेक्षण के दौरान आपने क्या क्या कर रखा है, कच्चा माल, मशीनरी आपने कहाँ का ले रखा है, आपका अनुभव क्या है, मांग और पूर्ति का अनुपात क्या है, प्रॉफिट और मार्जिन क्या है, ये सब गौर बैंक आपके प्रोजेक्ट में करती है। अगर आप अपने प्रोजेक्ट को स्वयं तैयार नहीं करते हैं तो आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं होता है बैंक अधिकारी से चर्चा करने की, और वहीं पर बैंक अधिकारी को आप अपनी बातों में समझा नहीं पाते हैं, आप अपनी बातों को मनवा नहीं पाते हैं, इसलिए आपके प्रकरण अस्वीकृत होते हैं। आपको ये ध्यान रखना है, स्वयं मेहनत करेंगे तो सीखेंगे और सीखेंगे तो आगे बढ़ेंगे, आपके अंदर विश्वास पैदा होगा,
उस प्रोजेक्ट के प्रति। नंबर 8वें बिंदु की मैं बात करता हूं कि आपको प्रोजेक्ट लगाने के पहले एक तैयारी करनी है, वो है अतिरिक्त सिक्योरिटी या कोलेटरल सिक्योरिटी की। क्योंकि जब आप प्रोजेक्ट लगाते हैं, बैंक में आपका प्रोजेक्ट होता है, बैंक स्वीकृति तो करना चाहती है, आप प्रथम पीढ़ी के व्यक्ति हैं, आपको ये सिक्योर करना चाहती है कि जो पैसा मैं सामने वाले को प्रोजेक्ट लगाने के लिए दे रहा हूं तो क्या मेरा पैसा डूबेगा कि नहीं डूबेगा। अगर पैसा कहीं ना कहीं डूबता है तो उसका आधार क्या होगा। बैंक आपसे सिक्योरिटी की डिमांड करती है, तो आपको ये तैयारी करनी पड़ेगी कि बैंक में सिक्योरिटी दें। क्योंकि अगर आप बैंक को सिक्योरिटी नहीं देते हैं तो बैंक असहज महसूस करेंगी, और असहज महसूस करते हुए बैंक आपके प्रोजेक्ट में स्वीकृति नहीं देंगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमें अपने प्रोजेक्ट के लिए कोलेटरल सिक्योरिटी या अतिरिक्त सिक्योरिटी की तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि अगर आप एमएसएमई स्कीम से लाभ ले रहे हैं तो आपकी सिक्योरिटी की गारंटी सरकार द्वारा सीजीटी एमएसएमई ऋण गारंटी निधि योजना के माध्यम से गारंटी शुल्क शासन द्वारा जमा किया जाता है। ये है, उपाय है आपके पास। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप ऋण ले रहे हैं, आपके अंदर विश्वास है अपनी यूनिट चलाने का, तो बिंदास होकर सिक्योरिटी की तैयारी कर लीजिए, ताकि आपका विश्वास और बैंक का विश्वास दोनों बना रहे। 9वें बिंदु की बात करता हूं कि आपके पास मार्जिन मनी कितनी है। बैंक आपको ऋण देने के लिए तैयार है, बैंक चाहती है कि आपको ऋण दिया जाए, लेकिन बात आती है मार्जिन मनी की। हमारे बहुत सारे युवा ऐसे हैं, बहुत सारे उद्यमी ऐसे हैं जिनके पास मार्जिन मनी तक के लिए पैसे उपलब्ध नहीं होते। बैंक द्वारा ये पूछा जाता है कि आप अपना पैसा इस प्रोजेक्ट के लिए कितना लगा रहे हैं। शासन द्वारा आपको इतना मार्जिन मनी की सहायता दी जा रही है, मैं आपको इतना पैसा दूंगा, आप कितना अपना मार्जिन मनी लगाएंगे। बैंक अधिकारी द्वारा यह पता किया जाता है कि आपके अंदर पैसा लगाने की क्षमता क्या है। क्योंकि आपको बता दूं साथियों, यूनिट में जिस प्रोजेक्ट को हम बना रखे हैं, स्थायी पूंजी, कार्यशील पूंजी और इसके बाद अन्य व्यय, सारे हमारे जो प्रोजेक्ट होते हैं, उसके अलावा भी इनडायरेक्ट बहुत सारे बाद में खर्चे आते हैं हमारे अपने प्रोजेक्ट को सही तरीके से संचालित करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। अगर हमारे पास पैसे उपलब्ध नहीं होते हैं तो हम बहुत समय तक उस मांग को पूरा नहीं कर पाते हैं और हमारा प्रोजेक्ट वहीं से नुकसान होना शुरू हो जाता है। इसलिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपके पास मार्जिन मनी क्या है। आपके पास स्वयं है या आप परिवार से लेकर काम कर रहे हैं या अपने नात रिश्तेदारों दोस्तों से आपने उधार लेकर मार्जिन मनी की व्यवस्था किया है। अगर ऐसा है कि उधार लेकर दोस्त यारों नात रिश्तेदारों से आपने मार्जिन मनी की व्यवस्था किया है, तो आप ये याद रखिएगा कि मार्जिन मनी जितना आपके पास है उस अनुपात पर ही बिजनेस का चुनाव करिए। क्योंकि बिजनेस का चुनाव बड़े ही सोच समझकर अपनी धनराशि के आधार पर ही करना चाहिए। छोटे उद्यमी बड़े प्रोजेक्टों की बात नहीं करता, जहां पर आपके प्रोजेक्ट बहुत बड़े होते हैं और बड़े बड़े निवेशक उस प्रोजेक्ट में पैसा लगाने को तैयार होते हैं। लेकिन हम शुरुआती लोग हैं, प्रथम पीढ़ी के व्यक्ति हैं, हमें बहुत ही सोच समझकर प्रोजेक्ट में पैसा लगाना और सही प्रोजेक्ट का निर्धारण करना आवश्यक होता है। नंबर 10वें बिंदु की बात करता हूं कि बैंक अधिकारियों द्वारा ये देखा जाता है कि जिस प्रोजेक्ट को आप लगा रहे हैं क्या आपने जरूरी दस्तावेज कंप्लीट कर लिया है कि नहीं। बहुत सारे युवाओं को तो ये पता भी नहीं होता है कि किन किन दस्तावेजों की जरूरत है। हालांकि मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, उसको तो आप जरूर देखिएगा। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो प्रोजेक्ट आप लगा रहे हैं नगर पालिका नगर निगम में, क्या आपने उसकी स्वीकृति लिया है। क्या आप अगर किराए की भूमि है तो क्या आपने लीज पर या किराए पर अनुबंध कर रखा है कि नहीं।
जहां पर आपको स्थापित करना है वहां के पता आपके पास उपलब्ध है कि नहीं है, आप जिस यूनिट को लगाना चाह रहे हैं, जो प्रोजेक्ट आपका है उस प्रोजेक्ट से संबंधित क्या आपने अनापत्ति प्रमाण पत्र या सहमति प्रमाण पत्र या स्वीकृति प्रमाण पत्र लिया है कि नहीं। क्योंकि जैसे आप क्रेशर लगा रहे हैं तो खनन विभाग के प्रमाण पत्र की जरूरत है, कोई ड्रग संबंधित काम कर रहे हैं तो औषधि विभाग से अनुमति, सहमति, स्वीकृति की जरूरत होती है। अगर आप कोई ब्रिक्स की यूनिट या और कोई कार्य कर रहे हैं तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की भी जरूरत होती है। हमें बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत होती है, सहमति की जरूरत होती है। अगर आपने इस कार्य को नहीं किया है, आपके जरूरी दस्तावेज तैयार नहीं है या आपने स्वीकृति नहीं ले रखी है, सहमति नहीं ले रखी है, तो बाद में बैंक को भी आपको भी दोनों को दिक्कत हो सकती है। इस दिक्कत से बचने के लिए बैंक अधिकारी द्वारा आपके प्रकरण को अस्वीकृत कर दिया जाता है। साथियों, ये है आपका 10 बिंदु पर। अगर इन 10 बिंदुओं के पहलुओं को अच्छे तरीके से आप समझ लेते हैं और पूरी तैयारी के साथ आप बैंक में जाते हैं, आपके प्रकरण की स्वीकृति होगी। क्योंकि आप जानते हैं आज हर क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा है। जिस तरह से नौकरी में प्रतिस्पर्धा है, ठीक उसी तरह अपने स्वरोजगार को लगाने के लिए बैंक से लोन लेने की भी प्रतिस्पर्धा होती है। तो आपको कोई भी कार्य करना है तो सुनियोजित तरीके से आप उस कार्य को करिए, अच्छे तरीके से तैयारी कर लीजिए और तैयारी करने के बाद ही आप अपने प्रोजेक्ट को लेकर बैंक जाइए, ताकि बैंक आसानी से आपके प्रोजेक्ट की स्वीकृति करे। हमारे बहुत सारे युवा भाई नहीं जानते, वही संख्या लगातार हमारी बढ़ी जा रही है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा कि इस भ्रम से आप बाहर निकलें और बेहतर तरीके से तैयारी के साथ अगर आप बैंक जाएंगे तो आपकी प्रकरण की स्वीकृति हो सकती है। साथियों, आज की जानकारी मैं यही समाप्त करता हूं। आशा करता हूं कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। और दूसरा वीडियो मैं लेके आ रहा हूं कि आप बैंक जाते हैं तो आपकी प्रस्तुतिकरण का तरीका किस तरीके का होना चाहिए, किस आकर्षक तरीके से आप बैंक अधिकारी से आप बात करते हैं, आपके प्रोजेक्ट को मना न कर पाए और स्वीकृति कर पाए। इस पर एक वीडियो मैं आपको बनाने वाला हूं। तो आशा करता हूं आप हमारे वीडियो को लगातार देखते रहेंगे और पसंद करते रहेंगे। ऐसे ही हमारे साथ आप जुड़े रहें, लोगों को भी बताएं और हमारे साथ जुड़ने का मौका दें, ताकि अधिक से अधिक युवा इस क्षेत्र में जागरूक हो सकें और उद्यम को स्थापित कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।